हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आरबीए। आरबीए क्या होता है। आरबीए का फुल फॉर्म होता है रेड बिन एनालिसिस। इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे कि रेड बिन क्या है और रेड बिन एनालिसिस क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों ने आरबीए एनालिसिस यानी रेड बिन एनालिसिस के बारे में जरूर सुना होगा। तो आइए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है आरबीआई। सबसे पहले रेडबिन एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड वेरीफाइंग द डिफेक्ट जनरेशन अकरेंस ऑन प्रोडक्शन लाइन basis of investigate root cause defect using quality tools cause and effect analysis YY analysis for initiating corrective actions and preventive action। आरबीआई एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफेक्ट जनरेशन और अकरेंस पे काम करते हैं और इसमें क्वालिटी के टूल कॉज एंड इफेक्ट और वाई वाई एनालिसिस टूल को यूज करके डिफेक्ट का एनालिसिस करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा से रीअकरिंग ना हो और दोबारा से हमारी लाइन को इफेक्ट ना करे। आरबीआई एनालिसिस हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। आरबीआई एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ रिजेक्शंस एट वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लाइन प्रोसेस। तो ये था आरबीआई का फुल फॉर्म। अब बात करेंगे हम आरबीआई में यूज किए जाने वाले फॉर्मेट्स के बारे में, क्या क्या फॉर्मेट उसमें यूज किया जाते हैं और किस प्रकार हम अपने आरबीआई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आरबीआई के प्रोसीजर के बारे में। हम समझेंगे कि आरबीआई का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीएफटी टीम का गठन करना है, सीएफटी टीम बनानी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की होनी चाहिए जिससे ताकि हमारा एनालिसिस प्रॉपरली हो पाए। एंड असाइन द रेड बिन एनालिसिस एरिया टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट लाइक डिस्प्ले बोर्ड एंड टेबल रिजेक्टेड पार्ट एटसेट्रा। हमें एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक लोकेशन डिफाइन करनी होगी जहां पे पूरी सीएफटी एक साथ मिलके हर दिन रेडबिन एनालिसिस करेगी। वहां पे डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, जिस डिफेक्ट में हम बात करने वाले हैं वो डिफेक्ट होना चाहिए। और स्टेज नंबर 3 में एक अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है जो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले भी हैं। अटेंडेंस ट्रैकिंग होना चाहिए और दूसरे दिन वो नहीं आया है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड 3 आ जाता है कंडक्ट रेड बिन एनालिसिस एवरी मार्क अटेंडेंस सीएफटी मेंबर। सभी सीएफटी मेंबर की प्रेजेंस को हमें मार्क करना है। और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमें सारा डाटा को कैप्चर करना है। शिफ्ट वाइज डेटा भी हो सकता है, डे वाइज होता है। हमें डिफेक्ट को कैप्चर करेंगे, डिफेक्ट किस डिफेक्ट पे एनालिसिस करने वाले हैं, किस प्रोसेस में हम एनालिसिस करने वाले हैं, यहाँ पे सब हमें एनालिसिस करना है। और हम किस डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो सब करने के लिए हम लोग पैरेटो एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हमें अगर जरूरत है तो पैरेटो एनालिसिस भी करेंगे। और कंडक्ट द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करने के लिए हमें डॉक्टर इशिकावा डायग्राम में अभी सारे पोटेंशियल कॉज को रखना है, सभी संभावित कारणों को हमें उसमें लिखना है और उनका फिर 1 बाय 1 वैलिडेशन करना है। सभी पोटेंशियल कॉज को वैलिडेट करना है और वैलिडेट करके जो हमने कॉजेज निकाले हैं उनका वाई वाई एनालिसिस के द्वारा हमें रूट कॉज भी ढूंढ के निकालना है। रूट कॉज निकालने के बाद में हमें प्लान करना है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। हमें जो हमने रूट कॉज निकाले उनका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन भी करना है। इतना करने के बाद में फिर हमें जो है चेक करेंगे कि हमारे जो हमने एक्शन लिए उनका इफेक्टिवनेस क्या है। इसको मॉनिटर करने के लिए 2 मंथ का इफेक्टिवनेस एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर हमारा इफेक्टिवनेस ओके है तब हम इसको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है, डब्ल्यूआई बनाना है। और जहां पे पॉसिबल है वहां पे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, कोई एफएमई अपडेट करना है या कोई क्यूएफएस बनाना है वो हमें करना है। और अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट भी करना है। और अगर हमारे इफेक्टिवनेस ओके नहीं है, रिजेक्ट है, तो हम वापस जाएंगे और हमें दोबारा से जाके अपने जो है रूट को जो हमने निकाले उनको दोबारा से एनालिसिस करने की जरूरत है, दोबारा से देखने की जरूरत है। और इन सभी एक्टिविटी को करने के लिए सीएफटी की जरूरत है, सभी को मिलकर इस पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का काम है, पूरी एक टीम का काम है एडमिन एनालिसिस करना।
फ्रेंड्स ये थी प्रोसेस के प्रोसीजर के बारे में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले फॉर्मेट आता है सीएफटी फॉर्मेट। हमें सबसे पहले एक सीएफटी टीम बनानी है कि कोई भी अगर कंसर्न आती है तो वो अगर टूल से रिलेटेड है, टूल वाला बंदा उसको करेक्ट करे और आइडेंटिफाई कर पाए। अगर मशीन रिलेटेड कोई कंसर्न है तो मशीन वाला मेंटेनेंस से जो भी हमारा कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट, एक मेंटेनेंस से होना चाहिए, एक क्वालिटी से होना चाहिए, एक प्रोडक्शन एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग से एक हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि अगर हमारे प्रोसेस में कोई कमियां हैं उसको करेक्ट करना है, उसको हम करेक्ट कर पाए। तो जहां जहां पे आपके जिस तरीके का आप आरबीए कर रहे हैं, जिस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सीएफटी यहाँ पे होनी चाहिए। ये एक यहाँ पे सीएफटी फॉर्मेट है। कौन कौन सीएफटी में मेंबर है उनके नाम होने चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर भी होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये सीएफटी कब फॉर्मेशन किस डेट को हुआ और किसने सीएफटी बनाया है और किसने रिकमेंड किया और किसने अप्रूव किया, ये सारे जरूरी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं डेली अटेंडेंस ऑफ आरबीए। ये एक अटेंडेंस का फॉर्मेट है। जितने भी सीएफटी के मेंबर है यहाँ पे हमें लिखना है और वो किस डिपार्टमेंट से आता है वो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे। और हर दिन हर डेट को हम वो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है यहाँ पे अटेंडेंस ट्रैकिंग करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन से मंथ के बारे में अटेंडेंस कर रहे हैं वो मंथ लिखेंगे। टाइमिंग, अगर हमारा जो भी टाइमिंग है आरबी एनालिसिस का जो टाइम है वो यहाँ पे लिखना है, 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी आप कर सकते हैं। और टीम लीडर कौन है, क्योंकि एक सीएफटी लीडर होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चलेंगे। उन सबको एक यूनिटी में काम करने के लिए टीम लीडर या सीएफटी लीडर होना भी जरूरी है, उसको यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट होता है क्वालिटी चार्ट। क्वालिटी चार्ट इसमें भी देखेंगे हम 1 से लेके 31 तक हर महीने की डेट लिखी होती है। और इसमें यहाँ पे हमें मेंशन करना है किस मंथ का हम और किस ईयर का क्वालिटी चार्ट हम बना रहे हैं, वो यहाँ पे नोट करना है। और नीचे देखा जाए तो ग्रीन है, अगर कोई भी कंसर्न हमें नहीं रिसीव हुई है तो हमें उस 1 तारीख वाले डेट को या जिस भी डेट को ग्रीन करना है। और अगर इंटरनल कंसर्न है तो येलो करना है। और अगर कस्टमर कंसर्न हमें रिसीव हुआ है तो उस पर्टिकुलर डेट को हमें रेड करना है और उसको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आता है डाटा कलेक्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली किसी एक पार्ट का हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन, एक या एक से अधिक पार्ट का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन लिखना है, कितना आपकी लाइन पे कौन सा पार्ट है, कितना क्वांटिटी में रिजेक्ट हुआ है और क्या क्या डिफेक्ट उसमें मिले हैं, वो यहाँ पे डिफेक्ट स्पेसिफिक हमने उसको मॉनिटर करना है। और जितने भी टोटल 2 3 4 पार्ट का हमने डाटा लिया है उसमें से पैरेटो के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कौन सा टॉप डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को लेके हमें जो है आगे कॉज एंड इफेक्ट में रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऑफ आरबीए। इसमें जो डिटेल होती है किस डेट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, किस तरीके का प्रॉब्लम है, टीम लीडर यहाँ पे कौन है, ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई है या रिपीटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना, प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम है या रिपीटेड है। टीम मेंबर्स को कौन है यहाँ पे लिखना है। अगर ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है, इफ रिपीटेड, ये पहले कब आई थी तो वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ये इफेक्ट है, जो हमें डिफेक्ट मिला है वो यहाँ लिखना है और उसको फोरम चेंज में हमें रख के देखना है कि मटेरियल में हमारा कोई चेंज पॉइंट तो नहीं है, मैन में कोई चेंज पॉइंट तो नहीं है, मशीन में या मेथड में क्या हमारा चेंज पॉइंट है उसको चेक करना है। अब यहाँ पे सारे पॉसिबल कोज को लिखना है और इन्हीं सभी पॉसिबल पॉसिबल कोज यानी पोटेंशियल कोज को हमें जो है यहाँ पे लिखना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है। फिर उनको एक एक करके वेरीफाई करना है। वेरीफाइंग मेथड क्या है, आप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन डाटा क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या था, एक्चुअल आपको क्या मिला, और लास्ट में जजमेंट है। जजमेंट मतलब आप वो आपका पोटेंशियल कोज यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओके या एनजी यहाँ पे हमें मार्क करना है। इसके बाद आती है जो हमने पोटेंशियल कोज को निकाला है उनका वाई वाई एनालिसिस करके हमें रूट कोज एनालिसिस करना है। और ये वाई वाई एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे हम पोटेंशियल कोज को एनालिसिस करके पॉसिबल कोज को एनालिसिस करके रूट कोज तक जा सकते हैं। रूट कोज निकालने के बाद में हमें यहाँ पे सभी रूट कोज को लिखना है। एक रूट कोज भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रूट कोज भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन लेना है रूट कोज आइडेंटिफाई करने के बाद में। यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या एक्शन हमें लेने हैं और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट डेट क्या है, कब तक हम लोग ये
जो है एक्शन पूरे करेंगे। टारगेट डेट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें टाइम से हम लोग इसको ट्रैक नहीं करेंगे तो हम इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये तो हो जाता है करेक्टिव एक्शन के बारे में। और अब बात आती है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन होता है वो प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट ना हो, तो यहाँ पे हमें रूट कॉज लिखना है और प्रिवेंटिव में हमें क्या एक्शन लेना है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट ना हो। अगेन यहाँ पे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट डेट क्या है, अगर कोई है जरूरी तो यहाँ पे रिमार्क भी लिख सकते हैं। और अगर ये ऐसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट भी है तो हमें हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट भी करना है। और अगर कुछ हमने स्टैंडर्ड में चेंज किया है 1 2 3 तो वो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन में लिखेंगे और यहाँ पे CFT का साइन ऑफ होना चाहिए। इस तरीके से हमारे जो है आरबीआई के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं और हम इस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं। अब बात आती है कि एक्शन लेने के बाद में हमें जो है एटलीस्ट 2 महीने तक 8 वीक तक उसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे किस डेट को हमने एक्शन लिया था, पार्ट का नाम क्या था, डिफेक्ट क्या डिफेक्ट उसके अंदर था, न्यू था या रिपीटेड था, रूट कोज क्या हमने निकाला था, क्या करेक्टिव एक्शन लिया था, और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में लगातार 8 वीक तक हमें उसको जो है मॉनिटरिंग करना है, वो प्रॉब्लम दोबारा से तो नहीं आ रही है। और यहाँ पे हमें लिखना है क्या क्या हमने स्टैंडर्डाइज बनाया था और हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट क्या किया था या नहीं किया था, वो हमें यहाँ पे नोट करना है। इस तरीके से हमें जो है जो भी हम आरबीआई में एक्शन ले रहे हैं उनका समरी बनाना है और उनका इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग को चेक करना है। अब बात आती है फाइनल एक डॉक्यूमेंट होता है एलओपी। एलओपी होता है लिस्ट ऑफ पॉइंट, जो जो हमने एक्शन लिए हैं उनको यहाँ पे हमें कोई एक्शन अगर उनको यहाँ पे ट्रैक करना है, कौन से मंथ में हमने लिया था, क्या रिसोर्स था, डिस्क्रिप्शन क्या था, किस टाइप का हमने एक्शन लिया, उसका रूट कोज क्या था, उसका एक्शन क्या था, किसने उसको कंप्लीट किया था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम यहाँ पे लिखना है, और कब हमने उसको डिस्कशन किया और कब वो पॉइंट इंप्लीमेंट हुआ था वो डेट भी यहाँ पे लिखना है। उसका टारगेट डेट क्या था, अगर टारगेट डेट हमने रिवाइज किया तो उसका भी होना चाहिए, और किस डेट को हमने इसको क्लोज किया है वो भी यहाँ पे हमें मेंशन। फाइनली लास्ट वाले कॉलम में हमने देखेंगे तो RYG, आर मतलब रेड कैटेगरी, वाई मतलब येलो कैटेगरी, ग्रीन मतलब जी मतलब ग्रीन कैटेगरी। आपने जो पॉइंट क्लोज किया वो किस कैटेगरी में था, रेड कैटेगरी में है, येलो कैटेगरी में है या ग्रीन कैटेगरी में। रेड कैटेगरी मतलब जिस जो कंसर्न हमें वहां अपने कस्टमर तक मिली है वो रेड कैटेगरी में है। अगर हमें इंटरनली इशू मिला है तो वो येलो कैटेगरी है। और ग्रीन कैटेगरी वो है अगर वो कंसर्न वो एक्शन अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्पैक्ट नहीं करता, उसको ग्रीन कैटेगरी में रखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये सभी आरबीआई के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाया है। इस तरीके से आप अपनी कंपनी में आरबीआई को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है आरबीआई एक जो है इस स्टार्टिंग फेज में लिए गए एक्शन है। ऐसा नहीं है कस्टमर हमें प्रॉब्लम बताएगा तब हम उस पर एक्शन लेंगे। हम अपने इन प्रोसेस इन हाउस में जो कंसर्न मिल रही है उन्हीं पे आरबीआई एनालिसिस करके, उन्हीं का रेडबिन एनालिसिस करके उनको क्लोज करना है और प्रॉब्लम कस्टमर तक जाने से रोकना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आरबी एनालिसिस मतलब रेड बिन एनालिसिस, क्योंकि ये हमारे इन हाउस जो रिजेक्शन हो रहा है उसी को एनालिसिस करने की एक विधि है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी एंड मैसेज मी एट माई मोबाइल नंबर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।